मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। घर के हालत अच्छे नहीं थे, इसीलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। फिर मैं बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम सुनीता था। वे बहुत अच्छी औरत थी और उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे जो काफी पुराने तरीके से बने हुए होते थे। मैं वहाँ काम करती थी। इसका एक बेटा भी था जो आते जाते मुझ पर नजर रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे कोई बात की थी और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी नजरों से मैं परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा कि वे मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरत की थी, क्योंकि मैं उनके घर की नौकर थी और मैं खुद उस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फौरन ही हाँ कह दिया और उसके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वे मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए मुझे देखा करता था। और उसी ने अपनी माँ से कहा कि वे मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर मैंने सास में, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन गई थी, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू करा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वे मुझसे रात के 12 बजे अपने कमरे में बुला लेते। मेरे पति की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती थी। जैसे ही सुरेश काम पर जाते, मेरी सास फौरन मुझे अपने कमरे में बुला लेती। दरअसल वे मुझसे अंधेरी कोठरी बनवाने का काम करा रही थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे मुझसे ऐसा काम क्यों करा रही हैं और इस बारे में सुरेश को क्यों नहीं बताया गया। लेकिन मरती क्या ना करती, मैं उनका काम करती रहती। काम इतनी मेहनत का था कि मुझे जल्द ही थकान होने लगती। जब मैं पूरी तरह थक जाती तो मेरी सास मेरे लिए शरबत बनाकर लाती, पर मुझसे कहती कि इसे पी लो, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। मैं वे शरबत पी लेती थी तो मुझे फौरन ही नींद आने लगती थी और मैं सो जाती। जब मेरी आंख खुलती तो मेरे पास मेरी सास आती और मुझे पैसे देकर कहती कि ये रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, यहाँ तक के सुरेश को भी नहीं। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि शरबत पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कहाँ कैसे सो गई। एक दिन मैंने शरबत पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और फिर वहां पर जो हुआ वे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहां पर एक नहीं बल्कि 5, मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी और बहुत ज्यादा हसीन थी। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाती थी और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी। पर मेरे पापा कहते थे कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर काम करने के लिए भेजेंगे तो हर वक्त दिल परेशान रहेगा। लेकिन माँ का ये कहना था कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गरीबी में आकर मुझसे ये काम करवाया और अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे भी यही कहा कि अब तुम लोगों के घर में काम करना शुरू कर दो। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी और औरत मेरा बहुत ख्याल करती थी। होली दिवाली पर मुझे तोहफे भी देती थी, मेरे कपड़े भी बनवा कर देती, साथ ही वे मुझे खाना भी दिया करती थी। जब भी उसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछ लेते कि क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शकल और सूरत की बहुत अच्छी थी। इसीलिए कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता था कि मैं उस घर में एक मामूली सी नौकरानी हूँ। उसका एक बेटा था सुरेश, जो शकल सूरत का तो अच्छा था, हैंडसम भी था और कमाता भी ठीक ठाक था। लेकिन वे मुझे अक्सर देखता रहता। हालांकि उसने कभी मेरे साथ कोई हरकत नहीं की, ना ही कोई बात की और ना ही कभी गलत इशारा किया, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालकिन से कह देती कि आप खुद ही खाना इनको दे दें। मैं उनसे दूर दूर रहने लगी, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ।
ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी, क्योंकि वे काफी समय से बीमार भी रहती थीं। इनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल देखते भी नहीं हैं, और मुझे ऐसे घर बहुत पसंद हैं। हालांकि घर अब भी बहुत अच्छा लगता था। अगली सुबह जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, इसीलिए शायद आपने बीमारी की वजह से ये बात कह दी होगी। तो कहने लगी कि मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी। मैं हकीकत में तुमसे अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ। तुम खुद ही सोचो, अब इस उम्र में मैं अपने बेटे सुरेश के लिए कोई लड़की ढूंढ दौड़ भाग करूंगी। उसके बाद पता नहीं उसका नेचर कैसा होगा, काम धाम कैसा करे, मेरे घर का मेरे बाद ख्याल रख सके या ना रख सके। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी लड़की में होने चाहिए। अब ना तो इस उम्र में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना इतनी ताकत कि मैं तुम्हारी जैसी और दूसरी लड़की ढूंढ सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छी तरह से मेरे घर का और मेरे बेटे का और मेरा ख्याल भी रखती हो। तो मैं चाहती हूँ अब इस नौकरी को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तुम्हारे हाथ का खाना सुरेश को पसंद भी बहुत आता है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि सुरेश को कोई और लड़की पसंद भी नहीं है। अगर उसे कोई पसंद होती तो मैं बेशक उसी लड़की से उसकी शादी करवाती, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे सुरेश की शादी तुमसे ही करूंगी। तुम अपनी माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई। उसने कहा कि तूने ही कोई चक्कर चलाया होगा, उसके बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा। जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसीलिए खानदान के जितने भी लड़के थे सबके रिश्ते मेरे लिए आ चुके थे। लेकिन हुस्न होता तो नजाकत आ ही जाती है, इसीलिए मेरे अंदर भी थोड़ी नजाकत थी और मैंने सारे रिश्ते को ठुकरा दिया था। इसीलिए अब मैं सोच रही थी कि जब सारे ठुकराए हुए रिश्तेदारों को ये पता चलेगा कि मैं तो एक बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ, तो उनके दिल पर तो सांप लौट जाएंगे। और बस अपनी ईगो में आकर मैंने कोई बात ना की और अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर कर दो। मेरी शादी भी हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि वे एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और अब उसकी नाइट ड्यूटी के दिन थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, और अब जब उन्होंने मुझे उस घर की बहू का दर्जा दे दिया था, ये तो मेरे लिए किसी एहसान से कम ना था। मैं उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लेती थी, उनकी हर बात मानती थी। मैं दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती थी। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। अपने पति को बाद में खाना देती, पहले उनसे जाकर पूछती कि आपने खाना खाया कि नहीं। वे भी मेरे साथ बहुत खुश थीं और कहती थीं कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं भी उनको ये एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालिक बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगे, बल्कि मैं तो उनको एहसास कराना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और उनकी दिन रात सेवा करती थी। एक दिन रात के 12 बजे का वक्त था। मेरा पति नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में चली गई तो उन्होंने एक दीवार से अलमारी को हटाया, तो मैंने देखा कि घर तो बहुत मजबूत और पुख्ता था, लेकिन ये दीवार कुछ कच्ची थी और इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर दीवार को खोद के अंदर ग्राउंड एक कोठरी बनानी है। दरअसल मैं इस काम के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और खुद मुझसे काम हो नहीं सकता, इसीलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। इनकी बात सुन के मैं थोड़ी थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोद कर अंडरग्राउंड कोठरी बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। जब उन्होंने मुझे
हैरान और परेशान देखा तो कहने लगी कि देखो, कोई जल्दी नहीं है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वे मेरे सवाल का जवाब देती, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके आगे उनसे जिद बहस कर सकूं। मैंने बस हमेशा की तरह उनका हुक्म मान लिया, जैसे कि हमेशा माना करती थी। फावड़ा, कुदार, हथौड़ा, सारा सामान वहां पर पहले से पड़ा था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं ये काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से भीग गई। अभी मैं काम में लगी थी कि मेरी सास बाहर से आई। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आई है, बस उनके हाथ में शरबत का गिलास था। सास के हाथ में ठंडा ठंडा शरबत देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफी है, ये लो तुम शरबत पी लो। मैंने शरबत पिया। उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस कमरे में एक तरफ लेटी हुई सो रही थी। मैंने उठकर सास से कहा, मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। तभी वे कहने लगी कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत का काम करोगी तो नींद आएगी ही, और वैसे भी आज के लिए इतना काम काफी है। उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि घर का काम करना। उन्होंने कहा कि आज से तुम घर का काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। घर के काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है, जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रखे। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूँ तो आप मुझे ये पैसे किस बात के लिए दे रही हैं। वे कहने लगी कि बेटा, ये पैसे मैं अपनी उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन मेरी बच्ची, ये बात किसी को ना बताना, यहाँ तक कि अपने पति सुरेश को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल कर रही थी। वे चाहती तो मुझसे सारे घर के काम करवाती, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी। और आज कोई और मेरे लिए काम करने वाली आ गई थी। इससे बड़ी और क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी सास ने वे पैसे दे दिए और कहा कि अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम वो सब लेना, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वे भी खुश हो जाएंगी। मेरी सास इस कदर की अच्छी इंसान थी, मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ती जा रही थी। पैसे लेकर कमरे में आ गई। पैसे गिने तो 20,000 से ज्यादा थे। इतने तो मेरी तनख्वाह भी कभी नहीं थी। इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा पति दोपहर में आ जाता था। उसको ये बात नहीं बताई, लेकिन उसने नोट कर लिया कि मैं काफी थकी हुई लग रही हूँ। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, मैं तो आराम करके थक गई हूँ। माँ ने मेरे लिए नौकरानी रखी है, टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्द ही छोटे मेहमान आ जाएंगे, तो फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुझे कोठरी बनानी है, और ये बनाना कोई आसान काम नहीं था, और 2-3 हफ्ते का भी काम नहीं था। इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था, और मेरा पति यहाँ चाहता था कि मैं माँ बन जाऊं। तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी, इसीलिए परेशान हो गई और अपनी सास के सामने जाकर ये बात मैंने उनको बता दी। तो इस पर वे कहने लगी कि तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना। मैं तुम्हें एक अच्छी डॉक्टर का नंबर देती हूँ, डॉक्टर तुम्हें अच्छा मशवरा दे देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरी सास यही चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूं, जब तक कि कोठरी का काम पूरा ना कर लूं। मेरे लिए भी फिलहाल ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। मैं अपने माँ की घर गई, उन्हें पैसों से उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई, तो वे कहने लगी
कही कि अब तुम सच में बड़े खानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। फिलहाल मेरी माँ भी खुश हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरे जिसमें बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रही थी। रोज़ मैं ये काम करती थी। मेरी सास जब मुझे बुलाती तो मैं तुम्हें सच में बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आंखें खुलती तो मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होती थी। वे मुझे पैसे देती थी कि उसके पास रोज अपने लिए भी पैसे होते थे, कि वे पैसे किसी अलमारी से या अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वे मुझे दे देती और बाकी अपने पर्स में डाल कर रख लेती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरुआत में मुझे ये सब काम करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन अपने पति के साथ मैं बैठी थी कि अचानक मुझे मेरे पति ने चिल्लाने की आवाज़ लगाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे झंझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था और मैं जमीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था, तो वे मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी और अचानक से तुम बेहोश हो गई, तो डॉक्टर को बुलाने की वाला था कि तुम्हें इतने में होश आ गया। मुझे ये बताओ कि कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम दिन भर? इतनी कमजोर होती जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा कि इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताना, इसीलिए मैंने अपने पति को भी नहीं बताया था, लेकिन अब इस काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके यहाँ पर नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी। अब ये काम किसी और से भी तो करवा सकती थी। इससे तो अच्छा था कि ये मुझसे सारे घर का काम करवाती। काम करने की आदत थी, पर इस तरह तो वाकई मेरी सेहत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकत मुझे शक में डाल रही थी कि मेरी सास मेरे लिए शरबत क्यों लेकर आती थी। मुझे शरबत पीकर ऐसी नींद क्यों आ जाती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिर के सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में आती थी। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना था कि वे मुझसे अपने ही घर में कोठरी क्यों बनवा रही हैं। मैं अकेली लड़की पूरी कोठरी कैसे बना सकती थी जिसमें कोई बैठ सकता था। ये घर काफी पुराना था, इस तरह से यहाँ पर खुदाई कराकर कोई कोठरी बनाना अच्छी बात नहीं थी। इस घर की दीवारें पुरानी हो गई थी और कभी भी गिर सकती थी। फिर मेरी सास को ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी मना कर दिया था और मेरा पति बच्चे के ख्वाब देख रहा था। वे मुझसे कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा नन्हा सा मेहमान आ जाए, हमारी जिंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा कोठरी बनने वाला काम खत्म नहीं होता मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं ये कब खत्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने जमाने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज मुझे इतनी ही मशक्कत करनी थी? मैं इतनी बुरी तरह से पसीना पसीना कर थक जाती थी, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। जब मैं गिरने लगती तब मुझे मेरी सास मुझसे कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और शरबत पी लो। हमेशा मुझे ही पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती थी। हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं थी कि वे शरबत नहीं पी सकती थी, मगर मैं फिर भी उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी और सोचा करती थी कि चलो काम है तो खत्म कर ही देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी जिंदगी संवार दी है। अगर बदले में मैं उनके लिए एक बड़ा सा काम कर दूं तो कभी जिंदगी में भी उनको ये कहने के काबिल तो हो जाऊंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन मैं अपनी माँ के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। वे मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है, तो मैंने माँ को कहा कि
कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने तो डॉक्टर से पूछ कर कुछ ऐसा कर रखा था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो गया? और अगर मेरे साथ हो गया था तो फिर मुझे ये काम नहीं करना था। क्या ये बच्चा मेरे पति का ही था या बच्चा मेरे पति का नहीं था? तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे ना जाने क्या हो गया हो। तो मैं माँ से कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, पहली पहली बार की बात है, दूसरे बच्चे में आदत हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पति को क्या बताऊं और घर में अपनी सास से क्या बात करूं। इसके बाद मैं अपनी माँ से घर से अपने घर वापस आ गई। मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट रखी थी और मेरे पति ने वो रिपोर्ट देखी तो आज की थी और वे मुझसे कहने लगा कि तुमने मुझे कभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। तो मैंने कहा कि आज ही गई थी, कौन सा महीना भर पुरानी है। ये बात सुनकर वे बहुत खुश था। उन्होंने ना आप देखा ना ताव जाकर ये बात सीधे अपनी माँ को बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी और फिर मुझसे मौका मिलते ही कहा कि मैंने मना किया था कि ये सब कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने जो जो कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन पता नहीं सब कैसे हो गया। पर वे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मुझे लगा कि आज की रात में वो मुझे नहीं बुलाएंगी क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है। लेकिन मैं हैरान थी क्योंकि मेरी सास ने मुझे बुला लिया और मैंने उनको कहा, क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? मैं इतनी मेहनत का काम करूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसने आज भी मुझसे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक कोठरी इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छिप सकता। मुझसे इतना काम नहीं हो पाता, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। शरबत पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहां से मैं खड़ी हुई नजर आ रही थी और कैमरा ऑन कर दिया। शरबत पीते ही कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमेशा होता था। मैंने अपना फोन बातों बातों में उठा लिया, उनको पता नहीं लगने दिया और फिर मैं उसके कमरे में चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं फोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। फोन की वीडियो प्ले करते हुए हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि जैसे ही शरबत का गिलास मैंने पी लिया, मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसी घसीट के साइड किया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर वहां पर एक आदमी आया और उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। मैं इस सूरत में सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिया और कोठरी की तरफ देखा। वे आदमी वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी को मैं जानती भी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये बात अपने पति को बता दी। तो मेरा ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उसको वो वीडियो भी दिखाई। वे उस आदमी को भी जानता था। उसने कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है जिसको मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में घर से निकाल दिया था, कि उससे अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी भी की थी, इसीलिए पिताजी ने इसको घर से निकाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि मैं
बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई से भी बात की और सारा मामला सामने आ गया। और वे मामला ये था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो मेरी सास के जीते जी उनकी थी और मरने के बाद उनके बड़े बेटे की हो जाती। इसीलिए मेरी सास अपने कमरे में कोठरी बनवाकर हमेशा के लिए वहां रहना चाहती थी और दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती थी कि वे इस दुनिया में नहीं रही। और इस काम के लिए मेरी सास को भड़काने वाला मेरा जेठ था। वही उनको पैसे लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा जेठ मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रहा था और जब उनका हिस्सा ना मिला तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे भी इस सब में लगा दिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वे मेरे पति का ही था और बस किसी तरह कुदरत की तरफ से उसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसीलिए वे आ गया था। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीबी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी भी इसीलिए करवाई ताकि आप इससे काम करवा सकें, क्योंकि अगर आप किसी और से ये काम करवाती तो आपको भी डर रहता और लोग भी बातें करते। आपने इसको इस्तेमाल किया, वे भी तब जब इसकी हालत भी ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करें, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाएं और इस घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरे पति ने घर और कारोबार दोनों के हिस्से कर दिए और खुद अलग हो गया और मैंने अपनी सास से खुलकर बात भी नहीं की, उससे पूछा भी नहीं कि मुझे किस बात की सजा दी, मुझे क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया है। बाद में पता चला कि मेरी सास के नाम जो प्रॉपर्टी थी करोड़ों की थी, शायद इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब